काठियावाड़, ठीक है। सौराष्ट्र प्रांत, खंबात गाड़ी, काठियावाड़ और राज्य आपको है यह गुजरात। इस प्रकार विशेष करके आपको इसमें राज्य याद करना है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें इसको राज्य ही पूछा है, लेकिन तब भी यदि पूछे स्थान तो आपको ऐसे करके याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा टॉपिक है रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी पूछी जाएगी, तो नदी आपको ध्यान, रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक ये याद करना है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। एक याद करना है ये किस राज्य में स्थित है। दो प्रश्न में महत्वपूर्ण हो गए। अब आगे जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, यदि कठिनाई स्तर में पूछ ले, खोज। चौथा टॉपिक है उत्खनन। अब दो क्वेश्चन ये बन गए कि रंगपुर की खोज कब और किसने की, रंगपुर की खुदाई अथवा उत्खनन कब और किसने किया। तो रंगपुर की जो खोज हुई थी 1931 में हुई थी, और इसको खोजने वाला माधव स्वरूप वत्सा, ठीक है। तो 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की। अब लेकिन भारतीय इतिहास में जो इसकी खुदाई करने वाला व्यक्ति है, जिसने इन खुदाई से कौन कौन से साक्ष्य मिले और वह इस व्यक्ति का नाम अर्थात उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो 1953 में एस रंगनाथ राव, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है स्वामी रंगनाथ राव या SR राव। तो ऐसा राव, स्वामी रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी। अब इस प्रकार खुदाई की थी तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं बनती हैं, तो ये सामान्य परिचय हमने 4 टॉपिक पढ़े। अब 3 टॉपिक आपकी खुदाई के बारे में। जब स्वामी रंगनाथ राम ने इसकी खुदाई की थी तो यह भी अन्य नगरों की तरह इसका आकार भी आयताकार था, और सामान्यतः जो आकार हुआ करता था सिंधु सभ्यता के नगरों का आकार आयताकार था, जो 2 भागों में, प्रत्येक नगर प्राय 2 भागों में विभाजित था। अपवाद धौलावीरा पढ़ेंगे इसमें, इसका अपवाद एकमात्र सिंधु सभ्यता के अब तक 1500 नगरों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें एकमात्र ऐसा नगर है जो 2 भागों में विभाजित ना होकर के 3 भागों में विभाजित है, वह है धौलावीरा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस नगर की, तो ये भी अन्य नगरों की तरह यह नगरी 2 भागों में विभाजित मिली। एक टीला पूर्वी दिशा में मिला, जिसे पूर्वी टीला या निचला नगर कहते हैं, निचला नगर कहते हैं। एक पश्चिम दिशा की ओर मिला, जिसे इतिहासकारों ने पश्चिमी टीला के नाम से या दुर्ग टीला के नाम से इसे इतिहास में लिखा। तो आपको ध्यान रखना, जैसे मैं आपको पहले मैंने वीडियो में एक क्वेश्चन बता रखा है, जैसे क्वेश्चन आया दुर्ग टीले के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो दुर्ग टीले के साक्ष्य कहाँ से मिले, जबकि दुर्ग टीले सभी जगह से मिले। लेकिन जब भी ये प्रश्न पूछा जाए दुर्ग टीले के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको हड़प्पा करना है, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, खोज हुई थी, वो हड़प्पा नगरी की हुई थी। इसलिए दुर्ग टीले का जो साक्ष्य पूछा जाए तो आपको हड़प्पा करना है, जबकि प्राय सभी स्थानों से दुर्ग टीला मिला। लेकिन क्वेश्चन जब बने, हमारे क्वेश्चन का जो टाइप का प्रकार है कि दुर्ग टीले के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सबसे पहले दुर्ग टीले का साक्ष्य हड़प्पा से मिला, क्योंकि हड़प्पा से सबसे पहले खुदाई हुई थी। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस रंगपुर नगर की, तो इस प्रकार ये भी प्राय 2 टीलों में, ये नगरी भी 2 टीलों में विभाजित थी। पहले जो पश्चिमी टीला हुआ करता था उसके चारों ओर क्या पाया जाता था,
रक्षा प्राचीर, यहाँ से भी मिली, कोई अपवाद नहीं था, कॉमन चीज़ थी। लेकिन जैसे इसकी खुदाई हुई, अब इसकी जो खुदाई हुई थी उसमें खुदाई में अर्थात इसमें क्या क्या साक्ष्य मिला, इसमें कौन कौन से खुदाई में साक्ष्य मिले, ये हमें यहाँ पढ़ना है। तो विशेषतः इसमें 2 साक्ष्य मिले। जैसी इसकी खुदाई की गई तो निचले नगर में और चावल की भूसी, एक सूती कपड़ा था उसमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। इस प्रकार सर्वप्रथम चावल की भूसी के साक्ष्य। एक क्वेश्चन ये हो गया कि चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले थे। और इस प्रकार दूसरा यहाँ पे साक्ष्य है, सर्वप्रथम बाजरे की खेती के प्रमाण। ये अच्छा प्रश्न है, बाजरे की खेती, जैसे क्वेश्चन आ जाता चावल की खेती, कोल लिया हुआ। अभी मैं आपको चावल के बारे में बताऊंगा। चावल के जितने भी सिंधु सभ्यता के संबंध में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अभी नोट के रूप में लिखाए जाएंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं चावल की खेती। तो चावल की खेती के प्रमाण, अब जब ये प्रश्न आता है तो पुरास्तर का नाम नहीं देते, उसमें भारत के प्रसिद्ध राज्यों का नाम देते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, प्राय जो क्वेश्चन पूछा गया एक बार, अधिकतर जो पेपर में पूछने का आधार है, इसमें राज्य देंगे। तो 4 राज्य देंगे और पूछा जाएगा भारत के किस राज्य से सर्वप्रथम बाजरे की खेती के प्रमाण मिले। तो गुजरात भी ऑप्शन में होगा, राजस्थान भी होगा, 2 अन्य होंगे पंजाब या हरियाणा जैसे। एक में गुजरात कर दिया, दूसरे में राजस्थान कर दिया, तीसरे में पंजाब, चौथे में हरियाणा। तो प्राय अधिकतर कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं और उससे राजस्थान करे आते हैं, जबकि इसका राजस्थान नहीं है, इसका आंसर गुजरात है। तो ये विशेष करके ध्यान रखना। तो बाजरे की खेती के जो प्रमाण मिले भारत में, सबसे पहले बाजरे की खेती के जो प्रमाण मिले भारत में वो गुजरात राज्य के रंगपुर शहर से मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो चावल की खेती है, अभी आपको बता दें चावल की खेती कहाँ से मिले। चावल पर प्रश्न, पहले इस टॉपिक को हम पूरा कर लेते हैं। अब इसकी खुदाई हुई तो इसके 2 साक्ष्य विशेष करके आपको ध्यान रखने हैं। चावल पे भी क्वेश्चन अभी आपको बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन और है, एकमात्र नगर। अब इस पर भी क्वेश्चन है। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, तो एकमात्र नगर और एक उपनाम रह गया है। अब इसके एकमात्र नगर और उपनाम में आपको विशेष करके ध्यान रखना है। एकमात्र नगर है, आपको पहले बता दूं कि प्राय सिंधु सभ्यता के जितने नगर मिले हैं, और कहा जाता है लगभग अब तक 1500 नगरों की खुदाई हो चुकी है। तो 1500 नगरों में से एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ से कोई भी मोहर, जिसे इतिहासकार की मोहरों को, सिंधु सभ्यता की मोहरों को सील कहा गया है, यहाँ से कोई मुद्रा, मोहर अथवा सील नहीं मिली है। जबकि प्राय लगभग 1500 नगर, इस नगर को छोड़ के सब नगरों से मुद्रा मिली है। भारत के अंतर्गत जितने भी सिंधु सभ्यता के नगर हैं सभी से मोहर मिली है, लेकिन यहाँ से कोई भी मोहर या मुद्रा या इसको कहते हैं सील के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर जहाँ से किसी भी प्रकार की मोहर नहीं मिली है, तो आपको आंसर रंगपुर करना है। यदि पूरे बात करें, सिंधु सभ्यता के पूरे विस्तार की बात करें, तीनों देशों की बात करें, पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान तीनों में, तो पाकिस्तान में भी एक ऐसा शहर है जहाँ से कोई मुद्रा नहीं मिली है, वह है सुतकांगेडोर। अर्थात ये 2 शहर हैं यहाँ से कोई मोहर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाता है
तो आपको आंसर कोई मोहर के प्रमाण नहीं मिले। यदि आप ऑप्शन में दोनों नगर आ जाते हैं तो आपको आंसर रंगपुर ही करना है। यदि रंगपुर नहीं है तब आपको आंसर सुतकांगे डोर करना है। सुतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जो पिछले वीडियो मैंने आपको जो सिंधु सभ्यता का परिचय बताया था, इसमें एक क्वेश्चन बताया था कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है। तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु सुतकांगे डोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, रंगपुर गुजरात में। अर्थात यदि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो आपको आंसर रंगपुर करना है। ठीक है। इस प्रकार एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से सिंधु सभ्यता के किस पुराय स्थल को उत्तर हड़प्पीय नगर कहा जाता है, या उत्तरोत्तर हड़प्पीय नगर किसे कहते हैं। उत्तरोत्तर हड़प्पीय नगर या उत्तर हड़प्पीय नगर किसे कहते हैं, तो आपको आंसर रंगपुर करना है। अब ये क्या होता है उत्तर हड़प्पीय? उत्तरोत्तर हड़प्पीय का मतलब है हड़प्पा के बाद के मकान। अर्थात हड़प्पा के समय की जो कला संस्कृति थी वो हड़प्पा कालीन मानी जाती है। हड़प्पा से पहले की कला संस्कृति है, जो मकान थे, नगरों की जो व्यवस्था थी, उसे पूर्व हड़प्पा कहते हैं। और हड़प्पा के बाद की जो नगर नियोजन, नगर व्यवस्था थी, कैसे नगर बने होते थे, तो वह आंसर उत्तरोत्तर हड़प्पीय, उत्तर हड़प्पीय कहलाती है। कहने का मतलब है नगर जो रंगपुर नगर है, हड़प्पा के कुछ समय बाद यहाँ का नगर विकसित हुआ है, तो हड़प्पा के बाद का कुछ समय बाद और हड़प्पा के बाद के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार इसे हम उत्तर हड़प्पीय नगर कहा जाता है। तो ये आपका ये टॉपिक हुआ। पुनः एक बार आपको रिवाइज के रूप में क्वेश्चन आ जाए, रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादन नदी के किनारे। रंगपुर की खोज किसने की? 1931 में माधव स्वरूप बस ने की। रंगपुर की खुदाई किसने की? 1953 में एस रंगनाथ राव ने की। उत्तर हड़प्पीय नगर किसे कहते हैं? रंगपुर को कहा जाता है। सर्वप्रथम चावल की भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले? रंगपुर से मिले। सर्वप्रथम बाजरी खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? रंगपुर से मिले। और निम्न में से सिंधु सभ्यता का ऐसा पहला पुराय स्थल जहाँ से किसी मोहर का प्रमाण नहीं मिला, तो आपको आंसर रंगपुर करना है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि मोहर आज की स्थिति में हम देखें तो मोहर एक सोने का सिक्का होता है, प्राचीन काल का, जो अकबर ने चलाया था। मुगल काल में एक सोने का सिक्का था। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता मोहर या मुद्रा, कोई पैसा नहीं, कोई सिक्का नहीं, ये सिक्का नहीं है, ये मुद्रा हम कह सकते नाम, लेकिन वस्तु विनिमय का साधन नहीं है। जैसे हम किसी अपने सिक्के से कोई वस्तु ले आते हैं, अदला बदली वस्तु का विनिमय साधन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये वस्तु विनिमय का साधन नहीं है। ये तो केवल क्या था, एक व्यापार के लिए, सामान के लिए सहायता करने का एक माध्यम था। अर्थात जब व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने जाते थे तो वो अपनी मोहर और अपनी सील लगाते थे। सामान्य भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स पे कहते मोहर लगवाते, कभी कभी गुरुजी सील लगा दो, तो वो सील का मतलब है ठप्पा, पहचान। तो सिंधु सभ्यता की व्यापारों के सामान की ये पहचान थी। अर्थात इस मोहर पे जिस वस्तु का चिन्ह है, तो कहने का मतलब हुआ सिंधु सभ्यता के समय जो जिस समय यहाँ पे वस्तु थी तो उसका तो चित्र मिलेगा, और वस्तु वाली थी, लेकिन यदि चित्र नहीं है मोहर पर तो वह अपरिचित मानी जाएगी, और जिस मोहर पर जिस वस्तु का चित्र है वो परिचित मानी जाएगी। जब हम लास्ट में सिंधु सभ्यता की विशेषताएं कराएंगे तो उसमें ये टॉपिक भी आएगा, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में ये टॉपिक। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किससे मिलती है, तो आपको आंसर मोहर होगा। सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति या संस्कृति के बारे में या सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है, तो आपको आंसर मोहर करना है, जो अगले टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार मोहर के साथ यहाँ से नहीं मिले। ठीक है। अब आपको याद करने का एक और तरीका, सामान्य
स्थिति में अपनी मातृभाषा में कि हम इतनी नदियाँ आती हैं, कहाँ तक याद करें। तो याद करने का एक छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। सामान्य संबंध की ट्रिक है, कोई लिखित में ट्रिक नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो आपको मादर करनी है। अब ऑप्शन में आ गए लेकिन आप भूल गए। अब कन्फ्यूजन कैसे मिलाना है, तो ब्रजभाषा में हमारी एक गाली प्रसिद्ध है मादर की, बहुत प्रसिद्ध गादर कहते हैं, मादर की गाली प्रसिद्ध मानी जाती है। अब कैसे याद करना है कि जब हम कोई कार्य बुरा कर्म कर देते हैं, बुरा कार्य कर देते हैं, समाज के नियम से विरुद्ध कोई कार्य कर देते हैं, तो घर वाले माता पिता हम पे नाराज़ हो जाते हैं और क्या कहते हैं, ज़्यादा रंग में रंगोजी से मादर के तुरंत गाली देगा पूरी। तो बस आपको ऐसे याद करना है, तो ज़्यादा रंग में रंग गए तो मादर की गाली पड़ेगी। अर्थात रंगपुर शहर कौन सी नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। ये सामान्य परिचय है। अब अगला नगर पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं चावल के बारे में। तो आप इसका स्क्रीन फोटो लें और तुरंत आपको एक चावल के बारे में मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे। तो बात करें आगे, ये हो गया आपका रंगपुर। अब चावल के बारे में कुछ अन्य प्रश्न बनते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत चावल के जितने प्रश्न बनते हैं वो हमें एक स्थान पर याद करने हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि पहला प्रश्न बन गया, जैसे हमने एक तो अभी याद कर ही लिया चावल पे, जैसे एक स्थान पे इनको नोट करना है। 4 प्रकार के या 4 या 5 प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं हमें आपको एक स्थान पर लिखने हैं। क्वेश्चन बना, अभी हमने पढ़ाया चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले। ठीक है, चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो अभी हमने आपको एक नगर पढ़ाया, रंगपुर आंसर करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन बन गया सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले। अब आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले चावल कहाँ से मिला, कहने का मतलब ये है इसका, सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो नगरों की खुदाई हुई थी उसमें वो कौन सा नगर था जिसमें सबसे पहले चावल मिला। तो आपको याद रखना कि चावल के सबसे पहले प्रमाण लोथल गुजरात से मिले थे, इसलिए आंसर हुआ लोथल। ठीक है, तो सबसे पहले चावल, केवल चावल के साक्ष्य पूछे। यदि पूछे सर्वप्रथम चावल की खेती के प्रमाण, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, खेती पूछ रहा है। किसकी खेती, चावल की खेती। तो चावल खेती के प्रमाण पूछे हैं, तो सबसे पहले चावल खेती के प्रमाण कहाँ से मिले। तो आपको चावल खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आपको 4 प्रस्थल देगा और वह आंसर कोल्डी हवा है। ठीक है, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि चावल खेती के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आंसर होगा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे है, कोल्डी हवा यूपी में है। कभी कभी कोल्डी हवा स्थान नहीं देता और यूपी का स्थान दे देता है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में योगी सरकार ने इसका नाम प्रयागराज, क्योंकि वास्तव में प्रयागराज ही नाम था इसका, इलाहाबाद नाम नहीं था। तो आप थोड़ा सा आपको बता दूं कि योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों रखा, क्योंकि इलाहाबाद का वास्तव नाम प्रयागराज ही था। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में इसका शुरू से यही नाम रहा। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महानगर जनपद काल में, प्राचीन भारत में, लेकिन जैसे ही मध्यकाल आया और मध्यकाल में मुगल काल के अंतर्गत अकबर ने प्रयागराज नामक जगह पे, आप जानते हैं 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती,
3 नदियों का संगम है। और अकबर ने क्या किया इस प्रयागराज पे, बात है ये 1583 ईस्वी की। 1583 ईस्वी में अर्थात 16वीं सदी में अकबर ने प्रयागराज में एक 40 खम्भों पे टिका हुआ 40 खम्भों पे टिका हुआ एक किला बनवाया और उस किले का नाम इलाहाबाद रखा था। इसलिए इसने देखा कि यहाँ हिंदू वर्ग बहुत अत्यधिक मात्रा में आता है, इसलिए अपने पता नहीं उसके दिमाग में क्या थी, शायद इस्लाम की प्रचार था नहीं क्या था, और उसने यहाँ अत्यधिक हिंदू आते तो हिंदू इससे प्रभावित हो, और इस प्रकार 40 खम्भों का इलाहाबाद नामक किला बनवाया। और उस स्थान का नाम उसने कह दिया कि आज के बाद इस स्थान को प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाएगा। इस प्रकार प्राचीन काल का जो पूर्णतः प्रयागराज ही इसका नाम था, और लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम का दर्जा दिया। लेकिन योगी सरकार ने, और इस प्रकार इस कार्यकाल में अपनी योगी सरकार ने इसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। तो आप ध्यान रखना कोल्डियावा कहाँ पे है, प्रयागराज यूपी के ज़िले में है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि निम्न में से किस मुग़ल शासक ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा था, तो आपको आंसर आएगा अकबर 1583 में, लेकिन वर्तमान में से पूर्णतः प्रयागराज ही कर दिया। इस प्रकार सबसे पहले चावल खेती के प्रमाण कहाँ से मिले, कोल्डियावा से मिले। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और है, सर्वप्रथम जले हुए चावल या जला हुआ चावल, तो ये जला हुआ, अब जब कोई वस्तु जल जाती है तो कौन से रंग में आ जाती है, काले में आ जाती है, तो बस आपको याद हो गया कालीबंगा। तो ये जला हुआ चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको आंसर करना है कालीबंगा। 4 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और बनता है चावल पर। 5वां प्रश्न क्या बनता है, ऑप्शन में 4 फसल रखेगा एग्जामिनर, 4 फसल रखें और क्वेश्चन पूछता है निम्न में से सिंधु सभ्यता की अपरिचित फसल कौन सी है। ये क्वेश्चन हो रहे कि निम्न में से सिंधु सभ्यता की अपरिचित फसल कौन सी है, तब आपको आंसर क्या करना है, चावल करना है। तो सिंधु सभ्यता की अपरिचित फसल चावल है। तो ऐसे करके चावल पर आपके 5 प्रश्न ये तैयार हुए। और इस प्रकार सर्वाधिक चावल पे जब भी प्रश्न आएगा प्राचीन भारत का, आपको आंसर इससे बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार अपरिचित फसल क्या हुई, चावल। ठीक है, तो ये हमने चावल के बारे में ये क्वेश्चन पढ़े कि चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, रंगपुर से मिले। चावल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल गुजरात से मिला। चावल खेती का सबसे पहले प्रमाण कोल्डियावा इलाहाबाद से, प्रयागराज से मिला। जला हुआ चावल कालीबंगा से मिला। और सिंधु सभ्यता की अपरिचित फसल चावल थी। अपरिचित का मतलब मैंने अभी आपको बताया मोहर। तो सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी उनका आकार हमेशा प्राय या सर्वाधिक कह सकते हैं वर्गाकार या चौकोर। मोहरों का आकार वर्गाकार अथवा चौकोर हुआ करता था, क्योंकि इनकी प्राय चारों भुजाएं समान थी 2.8 सेंटीमीटर की। और कहने का मतलब है अपरिचित फसल क्यों हुई कि सिंधु सभ्यता में मोहरें मिली। और आप जानते हैं सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली। जैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, क्यों मैंने ये क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, तो आपको 4 स्थान होगा, बताइए आंसर। तो सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक अलंकृत या लिखी हुई मोहरें कहाँ से मिली, तो आपको आंसर हड़प्पा करना है। या पूछे निम्न में से सिंधु सभ्यता की मोहर कहीं से नहीं मिली,
ऐसा पुरास्थल स्थल भारतीय सभ्यता का, तो रंगपुर आपको आंसर करना है, कोई मोहर के प्रमाण नहीं मिले। और अब मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आता है, मोहर का निर्माण किससे हुआ करता था, मोहर किसकी बनी हुआ करती थी। तो मोहरों का जो निर्माण किया जाता था वो सैल खड़ी, मुलायम पत्थर, जिसे स्टेटाइट या पोटीन भी कहते हैं, तो सैल खड़ी की बनी होती थी, जिनका सर्वाधिक आकार वर्गाकार हुआ करता था। और इन चित्रों पर, इन मोहरों पर सर्वाधिक आकार किसका था, पशु का था। और सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहर पाशुपति अंकित मोहर है, जो कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो, कुंवर वाला बैल भी इससे मिला है। तो कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, परिचित अपरिचित का मतलब क्या होता है। परिचित का मतलब होता है जो सिंधु की मोहरें थीं, जिन पर जिसका अंकन या चित्र मिल गया, तो वह तो परिचित वस्तु हो जाया करती थी, उसे हम परिचित वस्तु कहते हैं। अर्थात सिंधु सभ्यता की मोहर पर, सिंधु सभ्यता की मोहर यहाँ से मिली, इन 3 देशों के अंदर जितने भी शहरों से मिली, जिन पे यदि किसी वस्तु का चित्र मिल जाता तो उस वस्तु को हम परिचित वस्तु कहते हैं। अब सिंधु सभ्यता की मोहर पर जिस वस्तु का चित्र नहीं मिला, वस्तु का प्रयोग हमने किया, जैसे चावल का प्रयोग किया, चावल खाया, लेकिन चावल का चित्र हमें कहाँ से नहीं मिला, सिंधु सभ्यता की इस वर्गाकार मोहरों पर नहीं मिला। और इस प्रकार उसे हम कहते हैं अपरिचित वस्तु। कहने का मतलब है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पे जिसका चित्र मिल गया उस वस्तु को हम परिचित वस्तु कहते हैं, जिसका चित्र अंकन नहीं मिला उससे हम अपरिचित वस्तु कहते हैं। इस प्रकार चावल तो खाई जाती थी, चावल के साक्ष्य मिले थे, लेकिन चावल का चित्र या चावल का अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिला था। इस प्रकार ये हमारे प्रश्न हुए सिंधु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो चावल के बारे में पूछे जाते हैं। प्राचीन